ओ की लेना है मित्रा तो की लेना है मित्रा तो मिलन ते आ जावा डर लगदा है छितरा तो। राखी जी, मेरा जन्म हुआ हरियाणा के कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में करोड़ा गांव, और ये सुन के लोगों को बड़ा अटपटा लगता है कि हरियाणा में कोई पैदा हुआ बंदा गज़ल के फील्ड में इस लेवल तक पहुंच गया। हम हरियाणवी में बोलते बोलते नहीं, हंसते खाते पीते सब कुछ हरियाणवी में है। अकेले बहुत सारे शोज़ किए हैं, ऑल ओवर इंडिया किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक कमी सी महसूस होती थी को सिंगर की हमेशा। को सिंगर की जी। एक व्हाट्सएप ग्रुप है जयपुर में डॉक्टर्स का, मैंने बबीता को उस ग्रुप में सुना, मुझे आवाज़ बहुत पसंद आई, गायकी बहुत पसंद आई। और सबसे पहली प्रस्तुति हमारी युगल प्रस्तुति अमेरिका में हुई, अटलांटा में हुई। पहली बार ऐसा हुआ है कि ऑडियंस ने इस जोड़ी को पसंद किया है। जैसे जगजीत चित्रा जी की जोड़ी थी, वो परफेक्ट ब्लेंडिंग थी। वो ब्लेंडिंग हम लोगों के, हमारी दोनों की आवाज़ के टेक्सचर में, स्केल में, रेंज में वो ब्लेंडिंग नज़र आ रही है। 5th क्लास में पापा एक टेप लाए थे मेरे लिए सोनी की, उस पर मैंने सबसे पहले विविध भारती पे लता जी का गाना सुना। और जब वो गाना सुना तो मेरे दिमाग की बत्ती खुल गई कि ये भी संगीत है। गज़ल को थोड़ा सीरियसली परस्यू करना है। मैं सर से सीखना भी शुरू कर चुकी हूँ, लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं डॉक्टरी को पूरी तरह से छोड़ूंगी नहीं, और उसका एक रीज़न है क्योंकि वहाँ पहुँचने के लिए बहुत साल दिए हैं मैंने। हम लोग डॉक्टर्स हैं और हम लोग प्रोफेशनल सिंगर्स भी हैं, तो हम जब भी कहीं परफॉर्म करने जाते हैं तो हमारा जो डॉक्टरी पेशा है, इससे हमें एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट मिलती है। चित्रा जी से मेरा मिलना हुआ जगजीत सिंह जी के 77वें जन्मदिन पर, और मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात यह थी कि पूरी दुनिया में जगजीत सिंह जी को गाने वाले बहुत सारे गज़ल सिंगर हैं, उनमें से मुझे चुन के उन्होंने उस बर्थडे में, सेलिब्रेशन में परफॉर्मेंस के लिए बुलाया। मेरे घर परिवार में मेरी आइडेंटिटी एज ए डॉक्टर है, एज ए सिंगर कोई नहीं जानता मुझे। नमस्कार, एक नई कहानी के साथ आज मैं फिर आपके सामने हूँ। ये कहानी है दो ऐसे कलाकारों की जिन्होंने अपने पेशे और जुनून के बीच एक सुंदर सामंजस्य स्थापित किया है। डॉक्टर अनिल शर्मा एक पशु चिकित्सक हैं, लेकिन इनके दिलों में गज़लों की धुन बसी है। इन्होंने अपनी जिम्मेदारी के बीच में भी अपने संगीत के प्रेम को जीवित रखा है। वहीं डॉक्टर बबीता एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने अपने संगीत के जुनून को मंच पर लाकर अपनी नई पहचान बनाई है। आप सोच रहे होंगे आज दो कलाकार एक साथ कैसे? इसका कारण ये है कि इन दोनों की जोड़ी ने इन दिनों संगीत जगत में धूम मचा रखी है। इन्हें सुनकर ऐसा लगता है कि हमारे सामने गज़ल सम्राट जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की जोड़ी है। आइए दोनों का स्वागत करते हैं। डॉक्टर अनिल और डॉक्टर बबीता, आपका बहुत बहुत स्वागत है बातें राखी के साथ में। नमस्कार राखी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जैसे आपने बातें राखी के साथ में हमारा स्वागत किया है, तो शुरुआत हम आपके स्वागत से करते हैं। इस ड्यूट गज़ल के साथ हम आपका स्वागत करते हैं। अगर हम कहें वो मुस्कुरा दे, अगर हम कहें वो मुस्कुरा दे, हम उनके लिए जिंदगानी लुटा दें। हर एक मोड़ पर हम गमों को सजा दें, हर एक मोड़ पर हम गमों को सजा दें। चलो जिंदगी को मुहाबत बना दें, अगर हम कहें वो मुस्कुरा दे। क्या बात है, बहुत खूब। मतलब आगाज़ इतना अच्छा हुआ है तो मैं सोच सकती हूँ कि हमारी पूरी बातचीत कितनी शानदार होगी। देखिए, मेरा आपसे इस बातचीत करने का एक ही मकसद है कि आपने अपने पेशे को भी, जो आप काम कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी को भी, अपने शौक़ को भी साथ लेके चले हैं और एक मुकाम हासिल किया है। जो हमारे दर्शक हैं वो भी एक सीख लें इससे। आपके दोनों के ज़िंदगी के सफ़र पे हम बात करेंगे बाद में, लेकिन सबसे पहले ये जोड़ी कैसे बनी? जोड़ी बनने की राखी जी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। एक व्हाट्सएप ग्रुप है जयपुर में डॉक्टर्स का,
जीवन संगीत नाम से। उसमें मैं कभी कभार सुन लेता था, ज़्यादा वक्त तो मुझे नहीं मिलता था। तो मैंने बबीता को उस ग्रुप में सुना, मुझे आवाज़ बहुत पसंद आई, गायकी बहुत पसंद आई। और इन द मीन टाइम यूएस के मेरे एक मित्र हैं मिस्टर क्षितिज लाल, उनका एक 5 गज़लों का एल्बम करने के लिए मुझे मौका मिला। उन्होंने मुझे भेजी वो गज़लें, और उनकी ख्वाहिश थी कि एक गज़ल फीमेल वॉइस में हो और एक ड्यूट हो। तो मैंने नज़र दौड़ाई जयपुर की जितने फीमेल सिंगर्स हैं, तो मुझे सबसे जो उपयुक्त और जो अप्रोप्रिएट साउंड जो लगी वो बबीता की लगी। वो गज़ल हमने रिकॉर्ड की और एक ड्यूट रिकॉर्ड किया, एल्बम भेज दिया उनको, और यूएस में उस एल्बम ने बड़ा तहलका मचाया। उस एल्बम की वजह से उन्होंने हमें यूएस कॉल किया, हमारा टूर उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया। और सबसे पहली प्रस्तुति हमारी युगल प्रस्तुति अमेरिका में हुई, अटलांटा में हुई। पहले ही दिन से वहाँ लोगों का जो रिस्पॉन्स था वो ये था कि ये जगजीत चित्रा की जो जोड़ी है वो रिवाइव हो गई है। तो जो भी जितने भी वहाँ शोज़ रहे बहुत सक्सेसफुल रहे, उसके बाद से कंटिन्यू है ये जोड़ी। बबीता, आप बताएं, गायकी आप कब से कर रही थी, और जब अनिल जी से मिली तो आपकी जो ये यात्रा है वो कैसे बहुत जल्दी से आगे बढ़ गई? गायकी मुझे शौक़ बचपन से है। 5th क्लास में थी तब से लता जी को सुना, और फिर जितना मुझे समझ में आया गाती रही हूँ। पर संगीत का इतना जुनून सवार हो गया था तभी से कि हाँ, इसमें कुछ करना है, सीखना है। पर आप जानते हैं, पढ़ाई, जिस बैकग्राउंड से हम आते हैं वहाँ पे पढ़ाई भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। और फिर पढ़ाई में अच्छी थी तो एक होता है कि हाँ, एक अच्छा बच्चा होता है पढ़ाई में, वो या तो मेडिकल में जाएगा या इंजीनियरिंग में जाएगा। तो फिर मेडिकल की पढ़ाई की, डॉक्टर बनी। पर ये साथ चलता रहा, पहले टाइम नहीं मिला, बाद में अब सीखना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू किया। और सर को जब आवाज़ पसंद आई, सर ने गवाया, फिर यूएस टूर करके आए, तो अब मैं विधिवत रूप से क्लासिकल म्यूज़िक भी सीख रही हूँ। मेरे सर हैं महेश रजवाड़ा जी, और साथ में सर से गज़ल गायकी भी सीख रही हूँ। तो अनिल जी, जोड़ी के बारे में बात होगी, थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं। जैसे बबीता जी ने बताया कि ये भी एक डॉक्टरी के पेशे से आने के बाद फिर अपना संगीत का जो जुनून पूरा किया, अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए राखी जी, मेरा जन्म हुआ हरियाणा के कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में करोड़ा गांव में। और ये सुन के लोगों को बड़ा अटपटा लगता है कि हरियाणा में कोई पैदा हुआ बंदा गज़ल के फील्ड में इस लेवल तक पहुंच गया। मेरा बैकग्राउंड बिल्कुल हरियाणवी रूरल बैकग्राउंड है, गांव में पैदा हुआ, फौजी थे पिताजी, आर्मी फैमिली से मेरा बैकग्राउंड है। तो घर में डिसिप्लिन था, और ये था कि पढ़ लिख के अपना करियर बनाओ। पढ़ाई में मैं भी अच्छा था, और मेरा एडमिशन वेटनरी में हो गया। उसके बाद फिर घर वालों की तरफ से जो थोड़ी सी बाउंडेशन थी वो कुछ कम हुई, और मैंने म्यूज़िक की तरफ, बचपन से गाता था लेकिन घर में वो आज़ादी नहीं थी। वो आज़ादी मुझे यूनिवर्सिटी में आके मिली, हिसार में, एचयू में। वहाँ मैंने गज़ल गायकी जगजीत सिंह जी को सुन के सीखना शुरू किया, और मेरे गुरु श्री विनोद गोल्डी जी ने बेसिकली मुझे ट्रेन करना शुरू किया। फिर यूथ फेस्टिवल्स में जाना शुरू किया, रेडियो पे गाना शुरू किया, दूरदर्शन पे गाना शुरू किया, और 92 में मैंने पहला सोलो स्टेज शो परफॉर्म किया था हिसार में। उसके बाद से सिलसिला चलता रहा, और जिम्मेदारियां घर की निभाते हुए, डॉक्टरी पेशे को मैं निभाते हुए, इस म्यूजिक पेशे को, गज़ल गायकी को भी साथ साथ चला रहा हूँ। आपको देखकर जगजीत सिंह जी की याद आती है, आपका अक्स भी वैसी लगता है, आपकी आवाज़ भी वैसी लगती है। आपको कब महसूस हुआ कि मैं जगजीत सिंह जी से मिलता जुलता लगता हूँ? मिलता जुलता तो पहले तो आवाज़ मैच की गई थी। जब मैं ये बात है करीब 87-88 के आसपास की, उस वक्त मिर्ज़ा गालिब सीरियल शुरू हुआ था टीवी पे, और जब उसका जो टाइटल सॉन्ग बजता था, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी, तब तक मैं नहीं जानता था जगजीत सिंह जी को। रफ़ी साहब को और किशोर दा के गाने सुना करता था, गाया करता था। तो वो जब टीवी में वो आवाज़ सुनता तो मैं मेस के पास में हमारा कॉमन रूम था, खाना खाते हुए भी छोड़ के भागता और उसको सुनता। वो आवाज़ मेरे अंदर इस तरह से रच बस गई। मैंने फिर उनकी कैसेट्स खरीद के और सुनना शुरू किया, और यूनिवर्सिटी में हमारे काफ़ी सारे प्रोग्राम्स होते रहते। तो एक प्रोग्राम में मैंने उनकी कुछ गज़लें गाई। वो सुन के सभी का ओपिनियन ये था कि यस, तुम्हारी आवाज़ रफ़ी साहब से नहीं, जगजीत सिंह जी से मिलती है। तो मैंने उनको गाना शुरू किया, और कहते हैं ना कि जिस ज़िंदगी को, जिस किरदार को आप जीना शुरू कर देते हैं, तो आपके अंदर भी फिर वो चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे बाद में एज के साथ, मैच्योरिटी के साथ, लोगों ने कहा कि अब तुम्हारी आवाज़ ही नहीं, शक्ल भी जगजीत सिंह जी से मिलने लगी। मैं वही गज़ल सुनाता हूँ जिस गज़ल से मैं जगजीत सिंह जी की तरफ झुका था, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी।
हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, बहुत निकले मेरे अरमान, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकलना खुल्द से आदम का सुन के आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, हजारों ख्वाहिशें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बबीता, एक सवाल आपसे। मेडिकल की पढ़ाई आप कर रही थी और बहुत मुश्किल पढ़ाई उसको कहते हैं, उसके बीच में संगीत के लिए कैसे समय निकालती थी, या संगीत ने उस मेडिकल की पढ़ाई को आसान किया या दुश्वार किया? इसकी कहानी ये बताने के लिए मुझे कहानी को थोड़ा सा पीछे ले जाना पड़ेगा। जी बिल्कुल। मेरा जो बॉलीवुड संगीत आप कह लें या फिर प्रॉपर संगीत से जो उसका सुनने से जो परिचय हुआ था, वो मैं 5th क्लास में थी। और तब तक जो संगीत के नाम पे सुना था, वो अपने गांव में औरतें गीत गाया करती हैं, ब्याह शादी में ओकेजन्स पे वो सुना करती थी। 5th क्लास में पापा एक टेप लाए थे मेरे लिए सोनी की, उस पर मैंने सबसे पहले विविध भारती पे लता जी का गाना सुना। और जब वो गाना सुना तो मेरे दिमाग की बत्ती खुल गई कि ये भी संगीत है। तो जब वो पहली बार सुना, उसके बाद तो वो सिलसिला शुरू हो गया कि हाँ, जैसे उनकी आवाज़ आती थी रेडियो पे तो ऐसा लगता बस चिपक जाओ रेडियो से। धीरे धीरे ये हो गया कि उनकी आवाज़ रेडियो पे ना बजे तो मेरी पढ़ाई नहीं होती थी, वो आवाज़ मेरे साथ में चाहिए और उसके साथ। और ये सिलसिला तब से लेके चलता ही जा रहा है कि मैं जब पढ़ती हूँ तो मेरे साथ लता जी के गाने होते हैं, वो चलते ही कम वॉल्यूम पे चलते हैं लेकिन। और वो सिलसिला मेडिकल की पढ़ाई में भी चला कि उनके गाने साथ होते थे और मैं साथ में मेडिकल की पढ़ाई करती थी। मम्मी पापा का रिस्पांस कैसा रहता था? मम्मी पापा का रिस्पांस ये था कि जिस बैकग्राउंड से थी वहाँ पे म्यूज़िक का कोई एक्सपोजर नहीं है, कोई ओरिएंटेशन भी नहीं है, लोगों को समझ नहीं है कि म्यूज़िक मतलब सिर्फ ठीक है रेडियो पे या डीजे पे गाने सुन लिए तो सुन लिए, बाकी म्यूज़िक क्या होता है कुछ पता नहीं है। वो मम्मी पापा को भी नहीं पता था, पर हाँ उनको ये समझ में आता था कि इसे रेडियो सुनना, और रेडियो पे भी ये जैसे ये हैं लता मंगेशकर इनका नाम है, ये बहुत अच्छा लगता है इसे। तो वो टोकते नहीं थे, पढ़ाई कर रही है बच्ची, साथ में सुनना चाह रही है सुनने दो, तो उन्होंने टोका नहीं। और फिर जब गाने का शौक़ तब से पैदा हो गया था उनकी आवाज़ सुन के, तो स्कूल में गाती थी। आपको पता ओकेजन्स, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे पे तो टीचर्स भी मोटिवेट करते थे, तो गाती थी तब भी मना नहीं करते थे। तो भले ही उनको पता नहीं था इसके बारे में कुछ, पर उन्होंने कभी वो नहीं किया कि नहीं गाना क्यों गा रही हो, लेकिन हाँ पढ़ना ज़रूरी है। वो आप खुद भी मानती थी इस बात को कि पढ़ाई ज़रूरी है, इसलिए आपको वो बर्डन नहीं लगा, आप दोनों को साथ लेके चली। पर हाँ सीख नहीं पाई मैं। वो पहले जिस जगह पे थी जहाँ पढ़ती थी गांव में, तो वहाँ म्यूज़िक का कोई माहौल नहीं था, कोई टीचर भी नहीं था। और बाद में मेडिकल की पढ़ाई में चली गई तो उसमें वैसे ही टाइम नहीं मिलता। अभी तो अजीब नहीं लग रहा लता जी की इतनी बात हो रही है, उनको गुनगुना नहीं रहे हैं? लता जी का गाना सुनाने के लिए अगर आप कह रही हैं तो फिर मैं वही गाना सुनाती हूँ जो मैंने पहली बार रेडियो पे उनका बहुत सुना अच्छी था। बात, और मैं हमेशा कहती हूँ कि दैट सॉन्ग इज़ माय मोस्ट फेवरेट सॉन्ग ऑन प्लैनेट अर्थ। बिल्कुल। रहे न रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के सुबह बावे वफा में, रहे न रहे हम मौसम कोई हो
इस चमन में रंग बन के रहेंगे हम खिरामा, चाहत की खुशबू यूं ही जुल्फों से उड़ेगी खिज़ा हो या बहारा, यूं ही झूमते और खिलते रहेंगे, बन के कली बन के सबा, बाबे वफा में रहे न रहे हम। बहुत खूब, बहुत क्या खूब। बात। अब अनिल जी, देखिए एक गायकी जो अभी बबीता ने गाई लता मंगेशकर जी की, मुझे लगता है उसमें बड़े आसान शब्द होते हैं, लेकिन आपने चुनी गज़ल गायकी। हरियाणा से आप, ब्राह्मण परिवार से, फौजी परिवार से, और गज़ल में तो बहुत सारे उर्दू शब्द होते हैं। मैंने पढ़ा भी था आपको बड़ी दिक्कत आई थी उन शब्दों को अपनाने में, कितनी मेहनत करी? अब देखिए राखी जी कि हम हरियाणा वालों के बारे में कहा जाता है कि हम लठ हम हरियाणवी में बोलते बोलते नहीं, हंसते खाते पीते सब कुछ हरियाणवी में है। और अगर दो हरियाणवी लोग आपस में बात कर रहे हैं तो कुछ लोगों को लगेगा ये आपस में लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल। ऐसे बैकग्राउंड से निकल के और गज़ल फील्ड को अपनाना मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग जॉब था। और उस वक्त कैसेट का ज़माना था, जगजीत सिंह जी की कैसेट को मैं रिवाइंड कर करके एक एक लफ्ज़ को सुनता था और कोशिश करता था उसको रिसाइट करने की, और फिर भी गलतियां होती थी। गलतियों को सुधारने के लिए मैंने इतनी मेहनत की है कि जैसे पोइट्री की बुक्स लेके आता था, उसमें जो नीचे मुश्किल वर्ड्स होते हैं उनके मीनिंग लिखे होते हैं, किसमें नुक्ता लगा हुआ है, उस नुक्ते को कैसे बोलते हैं। आजकल तो गूगल पे सब कुछ है, अवेलेबल है, बिल्कुल वर्ड्स आपको रिसाइट किए हुए मिल जाएंगे। उस वक्त तो गूगल कुछ नहीं था, कैसेट थी, कैसेट से रिवाइंड कर करके और कान लगा लगा के सुनता था, और कई लफ्ज़ तो समझ में भी नहीं आते थे। और धीरे धीरे मेहनत करता गया, और जब आप मेहनत करते हैं किसी फील्ड में और किसी चीज़ को जुनून के साथ करते हैं तो उसमें फिर आपको सफलता मिलती है। पशु चिकित्सक हैं आप, हैं इधर संगीत है, कैसे तालमेल बिठाते हैं? दोनों कंट्रास्ट हैं एकदम से। एक तरफ रफ एंड टफ जॉब है पशुओं के साथ पशु बनने वाला, और एक तरफ सॉफ्ट म्यूजिक है। लेकिन मैं मानता हूँ कि चिकित्सा में भी एक तरह से कला है। मेरा फेवरेट फील्ड सर्जरी है, वैसे मैं फार्माकोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन मेरा फेवरेट फील्ड जो सर्जरी है। तो सर्जरी इज एन आर्ट। भगवान जिसको एक कला देता है, जैसे कोई अच्छी ड्राइंग करता है, वो अच्छा लिखता भी है, वो गाएगा भी, उसको सारी कलाएं थोड़ी थोड़ी करके भगवान देता है। वो बात अलग है कि वो किस कला को परस्यू करके किस में एक्सेल करता है। तो डॉक्टरी भी एक कला है जिसमें आप पेशेंट का इलाज करते हैं, डायग्नोज करते हैं, आर्टिस्टिक है वो भी, आर्टिस्टिक फील्ड है वो भी। तो मुझे कतई अटपटा नहीं लगा कि कहाँ वेटनरी है और कहाँ। दिन में मैं पेशेंट देखता था, शाम को रियाज करता था, अपनी कंपोजिशंस करता था, लिखता था। तो मैं ही नहीं, मेरे साथ बहुत सारे वेटनेरियन हैं, जो कोई अच्छा लेखक है, कोई अच्छा आर्टिस्ट है, जैसे बबीता है। तो इसी तरह से डॉक्टर्स में भी कला होती है, डॉक्टर भी एक कला है। बबीता, आपकी तो भी लाइफ की शुरुआत है ना? कभी लगता है कि फुल टाइम म्यूजिक में आ जाएं? एक्चुअली ये सवाल मुझे बहुत लोग पूछते हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे म्यूजिक बढ़ रहा है। जी, तो कईयों ने क्योंकि जो पूछा। पहचान है, देखिए मैं ये नहीं कहूँगी, डॉक्टरी बहुत सम्माननीय पेशा भी है और आप लोगों की सेवा करते हैं उसके अंदर, लेकिन जो पहचान है, मुझे लगता है हमारी जो आर्ट फॉर्म्स हैं उससे हमारी पहचान बहुत जल्दी बनती है। तो कभी लगता है कि नहीं यार, मैं इतना समय नहीं दे पा रही, तो छोड़ो, अब डॉक्टरी बाद में कर लेंगे, म्यूज़िक ही करते हैं? ये वही, मैं मतलब कलीग्स ने भी पूछा, फ्रेंड्स ने भी पूछा। तो म्यूज़िक बढ़ रहा है और ये वो चीज़ है जो मैं हमेशा से करना चाहती थी। तो ये जितना बढ़ेगा मैं इसमें और मेहनत करती रहूँगी, ये तो परस्यू करना ही है। लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं डॉक्टरी को पूरी तरह से छोड़ूंगी नहीं, और उसका एक रीज़न है, क्योंकि वहाँ पहुँचने के लिए बहुत साल दिए हैं मैंने, और वो पेशा जो है वो अपने आप में एक वो नोबल पेशा है, नोबल प्रोफेशन है जो आपको रिस्पेक्ट देता है। मतलब म्यूजिक वहाँ रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट दे है, रहा है, है ना? यहाँ पहचान, दोनों पहचान है, बिल्कुल, दोनों बहुत अलग। जी। और क्योंकि वो काम करके मुझे खुशी मिलती है, इसलिए मैंने मेडिकल प्रोफेशन जो है परस्यू किया था। दैट्स इम्पॉर्टेंट। तो थोड़ी मेहनत ज़्यादा मांगता है कि आप दो चीज़ें एक साथ परस्यू कर रहे हो,
पर उसे छोड़ना नहीं है। इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा राखी जी कि जैसे हम लोग डॉक्टर्स हैं और हम लोग प्रोफेशनल सिंगर्स भी हैं, तो हम जब भी कहीं परफॉर्म करने जाते हैं तो हमारा जो डॉक्टरी पेशा है इससे हमें एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट मिलती है। और हम चूंकि हमारा एक स्टैंड बाई मतलब एक पाया जो है स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियली हमारा मतलब पूरी तरह से डिपेंडेंसी नहीं है म्यूजिक पे, इसलिए हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते। नहीं तो आर्टिस्ट को बहुत जगह कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो ये पेशा जो है ये हमें ऐड करता है म्यूजिक में, और ये सीख भी देता है कुछ लोगों को कि हमें ठीक है, बहुत लोगों को बहुत शौक होते हैं, लेकिन हमें दो पाए तो स्ट्रॉन्ग रखने ही चाहिए अपने, जैसे हम खुल के गा सकें और कोई कॉम्प्रोमाइज़ आपको बहुत ज़्यादा करने नहीं पड़े। इतनी अच्छी गज़ल आप अनिल जी गाते हैं, मुंबई नहीं गए कभी? मैं एक बार भाग के मुंबई गया था। जब मैं फर्स्ट ईयर में था, वेटनरी में एडमिशन हो गया था, तो मेरे दो दोस्त और थे, एक डांस करता था अच्छा, एक एक्टिंग किया करता था। तो हम तीनों को लगा कि चलो बॉलीवुड में किस्मत आजमाते हैं। घर से भाग के गई, घर में किसी को बताया नहीं, पैसे भी ज़्यादा लेके नहीं गए थे। 2-3 दिन वहाँ बॉम्बे में धक्के खाए, शूटिंग वूटिंग देखी, कहीं ठिकाना मिला नहीं, रेलवे स्टेशन पे रहे हम 2 दिन और अकल ठिकाने आ गई। बॉम्बे से वापस जब लौटे तो मैंने एक डिटर्मिनेशन की थी कि मैं मुंबई आया था सिंगर बनने, वापस जा रहा हूँ फेल होके, एक दिन वापस लौटूंगा, सिंगर बनने नहीं, सिंगर बन के लौटूंगा। और 2015 में मैं गज़ल का शो करने वापस बॉम्बे गया। क्या बात। तो वो डिटर्मिनेशन थी, वो एक चैलेंज था जो मैंने एक्सेप्ट किया। अभी मैंने जी एक गज़ल कंपोज की है जी फ़तील शिफाई साहब की, जिसको बबीता ने गाया है। और वो बहुत जल्द रिलीज करने वाले हैं हम लोग। क्या बात है। क्यों ना बबीता वो गज़ल सुनाई जाए? क्या बात है, ये बहुत अच्छी बात रहेगी, बिल्कुल। तुम्हारी अंजुमन से उठ के दीवाने कहाँ जाते, तुम्हारी अंजुमन से उठ के दीवाने कहाँ जाते, जो वाबस्ता हुए तुमसे, जो वाबस्ता हुए तुमसे, वो अफसाने कहाँ जाते, तुम्हारी अंजुमन से उठ के दीवाने कहाँ जाते। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। आप खुद भी कंपोज करते हैं, खुद लिखते भी हैं आप? जी। तो उसके बारे में कुछ बताइए। लिखना तो मैंने 18-19 साल की उम्र में शुरू कर दिया था। तो उस वक्त लिखा करता था गज़लें, और मैंने मेरी लिखी हुई गज़ल यूथ फेस्टिवल में पहली बार गाई, जिसको कंपोज किया था मेरे गुरु श्री विनोद गोल्डी जी ने, और मुझे उसमें 3rd प्राइज़ मिला। वहाँ से एनकरेजमेंट मिला, कंपोज करना शुरू किया, सीखना शुरू किया, और उसके बाद मैंने बहुत सारी अपनी गज़लें लिखी और एक एल्बम मैंने निकाला, इम्तिहान, जिसमें 8 गज़लें थी, सारी मेरी लिखी हुई थी, मेरी कंपोज की हुई थी। JMD म्यूज़िक कंपनी से वो एल्बम मेरा निकला था। तो उसकी गज़ल आप कहें तो मैं क्या कहूँ, मैं तो तैयार बैठी हूँ। राग भीम पलासी में ये गज़ल है। और जहाँ राग की बात आती है तो मैं आपको बता दूं, मैंने क्लासिकल की जो तालीम है वो पंडित दिनेश चंद्र गोस्वामी जी से भी ली है जयपुर में। जी, उन्हीं की कृपा है कि मैं थोड़ा बहुत क्लासिकल सीख पाया हूँ। वक्त नाजुक में भी अपनों का सहारा न मिला, वक्त नाजुक में भी अपनों का सहारा न मिला, एक भटके हुए माझी को किनारा न मिला, वक्त नाजुक में भी अपनों का सहारा न मिला। इसका एक शेर मुलाहिजा फरमाएं। उम्र भर कांधों पे जो जिंदगी को ढोते रहे,
उम्र भर कांधों पे जो जिंदगी को ढोते रहे, उम्र भर कांधों पे जो जिंदगी को ढोते रहे, उनकी मैयत को भी कांधों का सहारा न मिला, उनकी मैयत को भी कांधों का सहारा न मिला, एक भटके हुए माझी को किनारा न मिला, वक्त नाजुक। आप लोगों ने जो अभी यूएस में जो शो किया था, वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा, उसके बारे में कुछ बताइए। यूएस में हमारा पहला ये दौरा था और सबसे पहला शो हुआ हमारा एटलांटा में, और पहले ही शो से जो रिस्पॉन्स मिला ऑडियंस का, उसके बाद जो शेड्यूल्ड शो थे वो तो शायद 3 या 4 थे, लेकिन उस शो को देख के आनन फानन में 3-4 शो और अरेंज कर दिए उन्होंने, और 20 दिन की ड्यूरेशन में हम लोगों ने 7 शोज़ किए। उसके बाद जैसे हमारी वापसी थी 14 तारीख की, और एक कोई महाशय थे, उन्होंने कहा कि चाहे कितने भी पैसे ले लो, टिकट कैंसिल करवाओ, 20 तारीख को मेरा एक शो है, उसके लिए रुको। मैंने कहा सॉरी, अभी तो हम, चूँकि मेरी भी छुट्टियां हैं, मैं भी गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मैं छुट्टी आगे बढ़ा नहीं सकता था, और बबीता की भी छुट्टियां नहीं थी आगे। हमने कहा कि हम फिर आएंगे वापस, और फिर अच्छी तरह से जितना आप चाहोगे उतना टाइम रुक कर सारे शोज़ करेंगे। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, और अभी नेक्स्ट टूर की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। यूएस और कनाडा में दोनों जगह वो लोग टूर अरेंज कर रहे हैं, शोज़ अरेंज कर रहे हैं। तो जोड़ी से ही जाएंगे वहाँ पर? बिल्कुल जोड़ी से। अब क्या आपने मतलब क्या सोचा है कि किस तरीके से अपनी जोड़ी को आपने आगे लेके जाना है और इसको फेम में लाना है? देखिए, मैं पहले बहुत सारे शोज़ मैंने किए हैं, अकेले बहुत सारे शोज़ किए हैं, ऑल ओवर इंडिया किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक कमी सी महसूस होती थी को सिंगर की, हमेशा को से। सिंगर की। जी। मैंने बहुत सारे फीमेल सिंगर के साथ कोशिश भी की, कुछ शोज़ किए, लेकिन ऑडियंस ने एक्सेप्ट नहीं किया। ऑडियंस कहती है कि नहीं, हम भले ही 3 घंटे आपको सुन लेंगे, लेकिन आप ही को सुनना चाहते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि ऑडियंस ने इस जोड़ी को पसंद किया है, और जो ऑडियंस है वो माई बाप होती है। ऑडियंस की जो बात है वो सर माथे, आगे हम जहाँ भी शो करेंगे साथ साथ करेंगे। आपको क्या खास लगा बबीता के अंदर? खास बात ये लगी कि मैं एक तो होती है जोड़ी, मतलब जोड़ी जिसको कहें कि एक वर्ड यूज़ करते हैं ब्लेंडिंग, एक तो होता है मिक्सिंग। मिक्सिंग में दोनों जो सब्सटेंस हैं वो अलग अलग रहते हैं, ब्लेंडिंग में दोनों सब्सटेंस मिलके एक सब्सटेंस हो जाता है। जैसे जगजीत चित्रा जी की जोड़ी थी, वो परफेक्ट ब्लेंडिंग थी। वो ब्लेंडिंग हम लोगों के, हमारी दोनों की आवाज़ के टेक्सचर में, स्केल में, रेंज में, वो ब्लेंडिंग नज़र आ रही है, मुझे भी आ रही है और ऑडियंस को भी नज़र आ रही है। मैं टेक्निकली उसको देखता हूँ और ऑडियंस सुन के देखती है उसको, तो वो ब्लेंडिंग पहली बार महसूस हुई है। बबीता, आपने मुझे लगता है यूएस के शो से ही स्टेज पे आना शुरू किया है एक जोड़ी के रूप में, या उससे पहले भी कभी? जोड़ी के रूप में तो ऑफ कोर्स तब से ही, पर मैं जयपुर में आ गई थी 2021 के शुरुआत में आ गई थी, और यहाँ पे क्या कि मैं लोगों को जानती ही नहीं थी। जब राजस्थान से बाहर निकली तो चूरू से सीधा महाराष्ट्र में टपकी मेडिकल की पढ़ाई के लिए, तो फिर जयपुर में किसी को नहीं जानती थी। फिर तब अब वापस यहाँ पे आई तो पहले तो नीम्स हॉस्पिटल में काम करती हूँ, वहीं पे काम कर रही थी, किसी से पहचान थी नहीं। 2022 में यहाँ पे डॉक्टर्स का एक वो होता है, प्रोग्राम होता है ईयरली, तो उसके थ्रू लोगों को और थोड़ा जानने को मिला। यहाँ जो लोग म्यूज़िक से जुड़े हैं उनसे थोड़ी पहचान बढ़ी। तो उसके बाद 2023 के शुरुआत से आप कह सकते हैं कि स्टेज पे गाने लग गई थी, जयपुर में ही प्रोग्राम्स पे। उसके बाद अभी तो यूएस का कुछ आपका अनुभव बताएं। जैसे सर ने बताया, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। एक है जो मैं स्पेशल मेंशन करना चाहूँगी, टेम्पा में हमने शो किया था, तो इतनी क्या कहते हैं आप लोग, ज़हीन ऑडियंस। हाँ, ज़हीन ऑडियंस, ज़हीन ऑडियंस जिसको कहते हैं, इतनी अभिभूत हो गई थी मैं उनके रिस्पॉन्स से। मतलब आपने वो ऑडियंस देखी होगी कई बार, जो आपका एक एक शब्द सुन रहे हैं, एक एक शब्द सुन रहे हैं और दाद दे रहे हैं उस पर। तो वो भी विदेश के अंदर, वो भी विदेश के अंदर, तो वो अलग ही एक्सपीरियंस था।
मतलब ऐसा था कि कोई उठने को तैयार नहीं है और वो आपका एक शब्द भी मिस नहीं करना चाहते हैं। तो वो मतलब सारे शोज का ही बहुत अच्छा शब्दों था, के और पर सुरों के वो पार की, एक एक मुर्की पे, एक एक हरकत पे, एक एक आलाप पे वो लोग एंजॉय कर रहे थे। और कहीं पे अगर कोई गाना अगर फरमाइश कर रहे हैं तो मुझे याद है एक चार्ल्सटन में एक लेडी थी, उन्होंने एक गाना फरमाइश किया था तो मेरे साथ गा रही थी पूरा गाना ऐसे खड़े होके। और वो मेरा अगला सवाल यही था कि जब इतना सक्सेसफुल ये आपका टूर रहा तो किस तरह की जो फरमाइश थी वो सबसे ज़्यादा आप लोगों से हुई? देखिए राखी जी, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडियंस थी। अटलांटा में गज़ल लवर्स थे, टेम्पा में भी गज़ल लवर्स थे, लेकिन चार्ल्सटन में जो थे वो गुजराती लोग थे। उन्होंने कहा कि सर गज़ल हमें थोड़ी सी कम समझ आती है, तो बॉलीवुड सॉन्ग सुना दोगे क्या? मैंने कहा क्यों नहीं सुना देंगे, हमने बचपन से बॉलीवुड सॉन्ग ही गाए हैं। तो 2 शो हमारे चार्ल्सटन में, उसमें गज़लें तो नाम मात्र की थी और बॉलीवुड सॉन्ग्स इतने गाए, फरमाइशों पे फरमाइशें, और पर्चियों का ढेर लग गया, हम वो पूरी कर नहीं पाए। तो बताओ मैं कौन सी फरमाइश करूं? जी बॉलीवुड। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाहों में है गुल खिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाहों में है गुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो दरमिया तो फासले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाहों में है गुल खिले हुए। क्या बात है, ये गाने सुन के तो क्या एक खुमारी सी चढ़ी जाती है। बॉलीवुड की बात आई गई है तो कभी बॉलीवुड की तरफ जाने का मन करता है या कहीं कुछ वहाँ पे आपने कुछ किया है अभी तक? जी, एक फिल्म बनी है बैंडिट शकुंतला, उसमें मेरी गज़ल रिकॉर्ड हुई है, वो अभी रिलीजिंग प्रोसेस में है और मुझे उससे बड़ी उम्मीदें हैं। उस गज़ल के ज़रिए बॉलीवुड में मेरी एंट्री होगी। हाँ, मुंबई तो जाके एक बार आप वापस आ गए एक थे, बार लेकिन इस तरीके से इस तरह से, जी। आपने रास्ता बना लिया कि मुझे किस तरीके से बॉलीवुड बिल्कुल, पहुंचना क्योंकि है। देखिए बॉलीवुड जो है पॉपुलैरिटी का सबसे स्ट्रॉन्ग मीडियम है, उसके ज़रिए आपको बहुत जल्दी पॉपुलैरिटी मिलती है। बबीता आप बताएं, मन करता है? मन करता है ऑफ कोर्स, जैसे सर ने बोला कि या सबसे ज़्यादा रीच उससे मिलता है। तो अगर किसी को मेरी आवाज़ पसंद आती है और कोई गवाना चाहे तो या कुछ प्रयास खुद की तरफ से भी? खुद की तरफ से एक्चुअली अभी से मैंने लोगों से कांटेक्ट करके वो करना शुरू नहीं किया, क्योंकि जैसा मैंने अभी आपको बताया कि 6-7 महीने ही हुए हैं। सर हैं महेश रजवाड़ा जी, उनसे विधिवत क्लासिकल मैं सीख रही हूँ और सर से भी सीखना शुरू किया है। तो इस वक्त मैंने यही सोचा था कि मुझे खुद को पहले तैयार करना है। सबसे सही बात है ये। तो तैयारी मैं अपने लेवल पे कर रही हूँ, फिर लोगों तक आवाज़ पहुँचाई जाएगी। और अभी जो मैं गा रही हूँ उसके ज़रिए किसी तक पहुँचती है तो दैट्स वेल एंड गुड। मन करता है जैसे अनिल जी खुद का लिखते भी हैं, कंपोज भी करते हैं, मैं भी कुछ ऐसा करूं? बिल्कुल करता है। और मैं सर को बोलती भी हूँ कि मुझे भी कंपोजिशन करनी सिखाएं। और लिखने का ऐसा है कि मैं गाने गज़लें तो नहीं लिखती, लेकिन स्कूल टाइम से मैं पोएम्स लिखती हूँ। तो पर हाँ, उस पोएम को कभी गाने के तौर तरीके से लिखने का मैंने सोचा नहीं। लिखने से ज़्यादा क्या गाने पे फोकस ज़्यादा रहता है, पर हाँ कंपोजिशन करने का मन बहुत है। अनिल जी ये बताएं, आजकल बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक है ना, हिप हॉप भी कहते हैं या फ्यूज़न कहते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आता है, या कहते हैं हम यूथ बहुत ज़्यादा पसंद करता है। गज़ल इन दिनों कहाँ स्टैंड करती है? गज़ल राखी जी वहीं स्टैंड करती है जहाँ 10 साल पहले करती थी, 50 साल पहले करती थी और 50 साल बाद भी वहीं स्टैंड करेगी, क्योंकि ये क्लासिकल बेस्ड एक विधा है जो कभी एक्सटिंक्ट नहीं होगी। म्यूज़िक के दौर बदलते रहते हैं, लोगों की पसंद बदलती रहती है। आजकल जो ये हिप हॉप का जो म्यूज़िक है, ये आप देखें तो कोई भी गाना 1 महीने से ज़्यादा नहीं टिकता, लेकिन गज़ल और पुराने जो बॉलीवुड सॉन्ग है जिसका बेस क्लासिकल है, वो आज भी उतने ही मीठे लगते हैं। हम रफ़ी साहब के, किशोर दा के गाने, मेहंदी हसन साहब की गज़लें, बेगम अख्तर की गज़लें, फरीदा खानम साहब की गज़लें, तो वो आज भी उसी शिद्दत के साथ सुनी जाती हैं और आगे भी सुनी जाएंगी। हम लोगों को भी आगे सुना जाएगा। और हम जैसे जो हमें विरासत में मिला है जगजीत सिंह जी से,
मुझे जो ख़ास तौर से विरासत में मिला है, मैं उसको आगे बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ उनको कॉपी करके सिर्फ एक कॉपी कैट नहीं बनना। मेरी अपनी कंपोजिशंस में, मेरी अपनी गज़लों में आपको मेरा स्टाइल, मेरा अंदाज़ मिलेगा। हाँ, ये है कि जब आप किसी लीजेंड को फॉलो करते हैं तो आप काफ़ी कुछ इंस्पायर्ड होते हैं उनसे, और कोई इसमें बुरी बात भी नहीं है ना। तो जगजीत सिंह जी से इंस्पायर्ड हूँ। ये इत्तेफाक है कि आवाज़ जो है वो मिलती है, ये भगवान की देन है, ये मैंने बनाई नहीं है, मैं कोई जानबूझ के नकल नहीं करता। लेकिन जो मेरी अपनी कंपोजिशन है उसमें रेफरेंस पॉइंट तो कुछ है नहीं कि भी पहले किसने कैसा गाया है। मेरी अपनी कंपोजिशन है, उसमें ओरिजिनलिटी है। उसमें आपको लगेगा कि ये डॉक्टर अनिल शर्मा गा रहे हैं, जगजीत सिंह जी नहीं गा रहे। और अपनी कंपोजिशंस में मैं नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूँ, जैसे जगजीत सिंह जी किया करते थे। वो ये कहते थे कि कंपोजिशन आपकी, आप क्या कर रहे हैं, गज़ल गायकी जो है पोइट्री रेसिटेशन है। जो पोइट ने लिखा है उन लफ्ज़ों को आप इफ़ेक्टिवली ऑडियंस तक ब्यूटीफाई करके, म्यूज़िक से ब्यूटीफाई करके पहुँचाएं। ऐसा ना हो कि आपकी जो मौसीकी है वो गज़ल के लफ्ज़ों पे हावी हो जाए और लोग समझ ही ना पाए आप गाना क्या चाहते हैं। तो वो सिंपल जो म्यूज़िक है वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है। जगजीत सिंह जी ने गज़ल को मतलब ख़ास लोगों की महफिल से निकाल के आम लोगों के ड्राइंग रूम तक पहुंचाया है। बहुत सही बात। और वही काम मैं आगे कर रहा हूँ। ये बात से मैं बिल्कुल आपकी मतलब मानती हूँ, क्योंकि पहले जो गज़ल होती थी बड़ी मुश्किल लगती थी, जब उन्होंने सुनाया तो जैसे सरल सी लगने लगी, समझ में आने लगी। कभी मिलना हुआ? मिलने का एक मौका था जो मैं चूक गया। दिल्ली में एक होटल में वो अक्सर आया जाया करते थे, और उस होटल में जो मैनेजर था वो मेरे एक प्रोफेसर का लड़का था। तो उसने उनको बताया कि हमारी यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट है जो बिल्कुल आपकी तरह से गाता है। उन्होंने कहा अच्छा, तो नेक्स्ट टाइम मैं जब आऊँ तो उसको बुला के लाना। अगली बार उन्होंने संदेशा भिजवाया, लेकिन उस वक्त मेरे फाइनल एग्ज़ाम चल रहे थे और पिताजी का डर था ही था कि आप पढ़ाई को कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते जी। उस वक्त मैं उनसे मिलने नहीं जा पाया, और फिर उसके बाद कभी मिलने का मौका मिला नहीं। लेकिन उनके बड़े भाई जसवंत सिंह जी, अक्सर मैं उनसे मिलता रहता हूँ, उनका आशीर्वाद लेता रहता हूँ। वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। वो ये कहते हैं कि मुझे मेरा जगजीत दोबारा मिल गया। क्या बात। चित्रा जी से मेरा मिलना हुआ जगजीत सिंह जी के 77वें जन्मदिन पर। बॉम्बे के रेस कोर्स में उनका बर्थडे सेलिब्रेशन था, और मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात यह थी कि पूरी दुनिया में जगजीत सिंह जी को गाने वाले बहुत सारे गज़ल सिंगर हैं, उनमें से मुझे चुन के उन्होंने उस बर्थडे में सेलिब्रेशन में परफॉर्मेंस के लिए बुलाया। और चित्रा जी के सामने मैंने परफॉर्म किया। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात थी। उन्होंने मुझे बड़ा आशीर्वाद दिया। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब मैं स्टेज से उतर के उनके पाँव छू के उनके साथ फ़ोटो खिंचवा रहा था, वो फ़ोटो मेरे पास अब भी है। वो कैमरे की तरफ ना देख के और मेरे मुंह की तरफ देख रही हैं। वो आपने, मुझे लगता है जगजीत सिंह को ढूंढ रही थी। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। वहाँ पे इतना प्यार सम्मान मिला। अपने उस हरियाणा के गांव में, घर में, परिवार में कितना मान सम्मान मिला एक गज़ल गायक को? ज़ीरो। क्या बात, मैं यही पूछना चाह रही थी जी। मेरे घर परिवार में मेरी आइडेंटिटी एज ए डॉक्टर है, एज ए सिंगर कोई नहीं जानता मुझे। जो कुछ बच्चे हैं जो छोटे हैं वो पसंद करते हैं और वो प्राउड भी फील करते हैं कि। मैं पूछना चाह रही थी, कोई नक्शे कदम पे चलने की तरफ आगे आया क्या? नहीं, कोई नहीं आया। मैं पता नहीं कहाँ से एक भटकती हुई आत्मा, एक ब्राह्मण, हरियाणवी ब्राह्मण ऑर्थोडॉक्स फैमिली में पैदा हो गया। मेरे पहले कोई म्यूज़िक में नहीं था, मेरे बाद कोई म्यूज़िक में नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। देखिए अभी चित्रा जी की बहुत सारी बात हुई, जगजीत सिंह जी की बात हुई। उन दोनों के एक पंजाबी टप्पे हैं, बहुत फेमस हैं, क्योंकि आप अपन जानते हैं जगजीत सिंह जी पंजाबी परिवार से हैं और श्री गंगानगर से, अपने राजस्थान से ही हैं। वो टप्पे थोड़े से आप सुना बिल्कुल दें तो। बिल्कुल। ये टप्पे तो हमारे अटलांटा में भी बड़े फेमस हुए थे। क्या बात है। ओ की लेना है मित्रा तो, की लेना है मित्रा तो, मिलन ते आ जावा डर लगदा है
छितरा तो मिलन ते आ जावां डर लगदा है छितरा तो ओ तुसी रोज नहाया करो तुसी रोज नहाया करो मक्खियां तो डर दे हो गुड़ थोड़ा खाया करो मक्खियां तो डर दे हो गुड़ थोड़ा खाया करो। बहुत खूब। ये टप्पे तो मुझे लगता है वर्ल्ड फेमस हैं और आपने भी बड़ी खूबसूरती से सुनाए। आप बहुत सारे शोज़ करते हैं, आप दोनों ही, खैर आपकी तो अभी शुरुआत है, लेकिन अनिल जी तो आप तो बहुत बरसों से कर रहे हैं। कोई किस्से? बहुत सारे किस्से हैं। एक इंटरेस्टिंग वाकया, बेंगलोर में मेरा एक शो था चौड़िया मेमोरियल हॉल में, मिस्टर बीजी राज उसके ऑर्गेनाइज़र थे और वो बड़े प्रिसाइज हैं, मतलब कट टू कट चलते हैं कि इतने मिनट की ये गज़ल, इतने मिनट की ये गज़ल, 11 गज़लें, 11 गज़लों के बाद 15 मिनट का ब्रेक, फिर 11 गज़लें, टोटल 22। 6 बजे शुरू होना है तो शार्प 6 बजे शुरू होना है और 9:30 बजे ख़त्म होता है तो 9:30 बजे ख़त्म होना। अब 11 गज़लें हो गई, मैं देख रहा हूँ उनकी तरफ, स्टेज के कॉर्नर में चुपचाप बैठे सुन रहे हैं। मैंने नेक्स्ट गज़ल शुरू कर दी, सुन रहे हैं। 13वीं गज़ल के बाद मैंने कहा, वो राज साहब बीच में आप 10 मिनट का ब्रेक लेने वाले थे। वो एकदम नींद से जागे, अरे यस यस, इस गज़ल के बाद हम ब्रेक लेंगे, वो कैंटीन वाले ने 1000 समोसे बनाए हुए हैं नहीं तो वो मेरी। इतने में ऑडियंस एकदम से चिल्लाई, नो नो नो, वी डोंट वांट एनी ब्रेक, यू प्लीज़ कंटिन्यू। तो पूरा शो, 3 घंटे का पूरा शो बिना किसी ब्रेक के ऑडियंस ने जम के बैठ के सुना। कोई समोसे खाने नहीं गया, कोई कुछ नहीं हुआ। तो ऐसी ऑडियंस मिलती है तो आपको बहुत खुशी होती है। आपका भी कोई किस्सा है? ऐसे छोटे छोटे किस्से होते रहते हैं, पर मैं एक किस्सा सुनाना चाहूँगी कि गज़ल में कैसे आई जी। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि शुरुआत लता जी को सुनने से हुई और वो मेरे लिए भगवान जैसी हैं बहुत बहुत सिंगर्स के लिए होती हैं, मेरे लिए भी हैं। उन्हीं दरअसल अब विधिवत सीखना शुरू किया है तो इतने साल तक मैंने जो म्यूज़िक सीखा है उन्हीं को सुन के सीखा है, जितना भी मुझे आता है गाना। तो सबसे ज़्यादा उन्हीं के गाने गाती आई हूँ और जयपुर में आने के बाद भी बॉलीवुड सॉन्ग्स ही गा रही थी मैं। यहाँ पे 2023 में एक जगजीत जी को ट्रिब्यूट देने के लिए एक प्रोग्राम हुआ था रोटरी क्लब में, तो वहाँ पे मुझे हैं एक पहचान के, उन्होंने गवाया था, उस प्रोग्राम में गवाया था। तो वहाँ पे चीफ गेस्ट थे जसवंत सिंह जी, उनके बड़े भाई। तो उन्होंने तब वहाँ पे सुना और सुन के फिर मुझे, क्योंकि लेट हो रहा था तो मैं प्रोग्राम कंक्लूड हो उसके पहले ही वहाँ से निकलना पड़ा था मुझे। बाद में मुझे पता चला कि उन्होंने स्टेज पे आके जब कंक्लूड हो गया, कंक्लूडिंग स्पीच जब उन्होंने दिया तो उन्होंने बोला कि वो बच्ची कहाँ पे है। तो फिर उन्होंने वही बोला कि कुछ लोग बोलते हैं कि मतलब गज़ल का फ्यूचर क्या है, कहाँ तक जाएगी। तो उस बच्ची का से मुझे सुन के ये समझ में आया कि गज़ल ज़िंदा रहेगी, क्या बहुत दूर तक जाएगी। ये बात जब आपको पता चली तो आपका भी झुकाव थोड़ा ज़्यादा हुआ और आपको लगा कि उस प्रोग्राम में एक्चुअली जो उन्होंने बोला सर ने, उसके अलावा मुझे 3-4 लोगों ने आके बोला कि आपसे बॉलीवुड सुना और आज गज़ल सुनी है, आपकी जो वॉइस का जो टेक्सचर है और जो रूहानियत है वो गज़ल को ज़्यादा सूट करती है। अब क्या सोचा है? अब ये सोचा है कि गज़ल को थोड़ा सीरियसली परस्यू करना है। मैं सर से सीखना भी शुरू कर चुकी हूँ और जैसे जैसे और गज़लें सुन रही हूँ और सर की कंपोजिशंस गा रही हूँ और ख़ुद गज़ल की ज़्यादा प्रैक्टिस कर रही हूँ, मेरा खुद का इंक्लिनेशन उसकी तरफ गज़ल की बढ़ता तरफ जा ज़्यादा रहा हो रहा है। यस। उस एल्बम के लिए जब मैंने बबीता का सिलेक्शन किया था तो मेरे जहन में यही था कि ये आवाज़ गज़ल को सूट करेगी और वही हुआ। जब वो गज़ल रिलीज़ हुई तो
इवन जिस स्टूडियो में सौरभ जी के स्टूडियो में रिकॉर्ड की थी, पंडित कृष्ण मोहन भट्ट जी के बेटे हैं, तो उसने भी पहली बार सुनी आवाज़, तो बबीता अंदर गा रही थी और वो मुझे कहता है, सर क्या आवाज़ है। मैंने कहा ये आवाज़ बहुत दूर तलक जाएगी। कई बार क्या पता नहीं होता, हम ठीक है भाई लता जी की बात अलग है, लेकिन फिर भी गायकी कई तरीके की है और हमें पता नहीं चलता कि हमारी जो टोन है वो किस गाने को सूट करती है, किस गज़ल को सूट करती है। चलिए, आपको बहुत अच्छा एक जैसे कहते हैं एक मार्गदर्शन मिल गया बहुत सही समय पे कि आप जो इतना अच्छा इसको परस्यू कर रही हैं। कुछ आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताएंगे आप लोग? आने वाले प्रोजेक्ट्स में हम लोग काफ़ी सारी कंपोजिशंस कर रहे हैं, कुछ कंपोजिशंस अभी पाइपलाइन में हैं और बहुत काम करेंगे हम, गज़ल की बहुत सेवा करेंगे, ईमानदारी से करेंगे। उसका फल ऑडियंस देगी हमें, ऑडियंस कितना पसंद करती है। हम अपनी तरफ से पूरी शिद्दत से मेहनत करेंगे और जहाँ भी मौका मिलेगा हम लोग परफॉर्म करेंगे अराउंड द वर्ल्ड। ये अभी तो US कनाडा के लिए जा रहे हैं, उसके बाद और कंट्रीज़ में भी हम लोग परफॉर्म करेंगे। तो जितना हम सेवा कर सकते हैं गज़ल की, म्यूज़िक की, हम करते रहेंगे। अनिल जी, एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगी, जो यंग जनरेशन है जो म्यूज़िक के प्रति बहुत पैशनेट है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप कि किस तरीके से इस दुनिया में आएँ और क्या सोच कर आएँ जो सही रहे उनके लिए? देखिए, उनके लिए मैं 2 चीज़ें कहना चाहूँगा। पहला तो जैसे हम ये बात कर चुके हैं कि आप अपना एक स्टैंड बाई करियर जो है वो स्ट्रॉन्ग करें, और दूसरा म्यूज़िक फील्ड में आए ज़रूर, लेकिन सीख के आए, क्योंकि क्लासिकल म्यूज़िक जो हो बेस है। आजकल क्या है कि बच्चे मेहनत करना नहीं चाहते और सीधा गाना चाहते हैं। गाने से पहले उसकी ग्रामर सीखनी ज़रूरी है। जैसे इंग्लिश हिंदी हम जब सीखते हैं तो पहले ग्रामर सीखते हैं। अगर ग्रामर हमें आती है तो हम कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, समझ सकते हैं। इसी तरह से क्लासिकल म्यूज़िक जो है वो बुनियाद है संगीत की, उसको ज़रूर सीखें। उसको सीख के फिर किसी योग्य गुरु से सीखें और गुरुओं का सम्मान करें और फिर इस फील्ड में आए। म्यूज़िक फील्ड जो है वो हमेशा के लिए सबका स्वागत करता है और हमेशा रहेगा, और इसमें बहुत स्कोप है। म्यूज़िक हर तरह का, जैसे गज़ल गायकी है, क्लासिकल गायकी है या बॉलीवुड गायकी है, उसमें नए नए आर्टिस्ट आते हैं और अपनी जगह बनाते हैं। तो सबके लिए स्कोप है, बशर्ते कि आप ईमानदारी से और शिद्दत से मेहनत करें। एक बात और आप दोनों से जो मैंने बात करी उससे पता चलता है कि उम्र भी नहीं है कोई, आप जब मर्जी सीख सकते हैं उसको। बिल्कुल, देयर इज नो राइट एज। कोई ऐसा नहीं है कि ठीक है अभी हमारे पास समय नहीं है, उम्र निकल गई। संगीत के लिए कभी कोई उम्र नहीं निकलती है। बिल्कुल। बबीता, आपसे एक आखिरी सवाल मेरा रह गया कि पहले तो आपको पेरेंट्स ने कभी नहीं टोका म्यूज़िक के लिए, लेकिन अब जब आप एक डॉक्टर बनने के बाद इतना समय देती हैं तो उनका रिस्पांस कैसा मिलता है? उनका रिस्पांस अब एक्चुअली क्या है कि पहले उनके लिए ज़्यादा मायने ये रखता था कि बच्चा पढ़ाई से चूक नहीं रहा है, वो मेक श्योर कर लिया तो फिर उन्हें कि आप गाना सुनो, गाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, परिस्थिति ऐसी थी और आप ऐसी जगह रह रहे हो जहाँ पे आप सीख नहीं सकते, उसके बाद आपको टाइम नहीं मिला। अब दोनों एक साथ चल रहे हैं, तो ऐसा है कि जब आप इंडिपेंडेंट हो गए हो तो फिर आपको जो परस्यू करना है करो। हाँ, अगर मैं किसी दिन ये कह दूँ कि डॉक्टरी छोड़ रही हूँ और सिर्फ तो शायद उन्हें, क्योंकि वही अंत में माँ बाप के लिए सबसे ज़्यादा क्या मैटर करता है कि बच्चा इंडिपेंडेंट है, अपने पैरों पे खड़ा है और मतलब और जो आपने मेहनत इतनी की है वो आपकी जाया नहीं जाए, पानी जाया नहीं जाए। जी जी, सबसे बड़ी बात है। चलिए, बहुत अच्छा लगा है आप दोनों से बात करके, और सबसे बड़ी बात आप लोगों ने जो सीख दी है, और आप लोगों से बात करने का जो मेरा खास मकसद था कि अपने पेशे को भी आप ईमानदारी से करें, उसके साथ अपने शौक़ को भी आप दिल से निभा सकते हैं, और उसके लिए कोई उम्र नहीं है ना, कोई सीमा नहीं है ना सीखने की। और संगीत हमेशा हमारी ज़िंदगी को परिपूर्ण ही करता है, वो आगे ही बढ़ाता है, एड ऑन ही करता है हमारी ज़िंदगी को, हमारे दिल को भी सुकून देता है, हमारे काम को और अच्छा करता है। तो बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके, बहुत शुक्रिया इतना समय देने के लिए। और मैं यही चाहती हूँ आपकी जो जोड़ी है दुनिया के हर कोने में धूम मचाती रहे, और हम गौरवान्वित होते रहें कि हम आपको जानते हैं और आप हमें जानते हैं। कार्यक्रम का हम अंत करेंगे और मुझे लगता है वो एक सुरीला अंत हो, मेरे से ना हो। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, आपकी आवाज़ में ही एक सुर है। नहीं नहीं, वो ठीक है, आपको कहना पड़ेगा। तो एक गज़ल आपकी हो जाए हमारे दर्शकों के लिए,
वही हमारे कार्यक्रम का आज का अंत होगा और फिर आपसे मिलेंगे नई कहानियों के साथ, नए किस्सों के साथ। आप जब घूमेंगे दुनिया में तो फिर आपसे मिलेंगे और जानेंगे कि कैसे आपको लोग पसंद कर रहे हैं, क्या फरमाइश करते हैं, फिर सुनेंगे आपसे। इसलिए मैं तो अब दर्शकों से विदा ले रही हूँ और आपके पास छोड़ के जा रही हूँ। नमस्कार। उस मोड़ से शुरू करें फिर ये जिंदगी, उस मोड़ से शुरू करें फिर ये जिंदगी। हर शय जहाँ हसीन थे, हम तुम थे अजनबी। उस मोड़ से शुरू करें फिर ये जिंदगी। लेकर चले थे हम जिन्हें जन्नत के ख्वाब थे, लेकर चले थे हम जिन्हें जन्नत के ख्वाब थे। फूलों के ख्वाब थे वो, मोहब्बत के ख्वाब थे, लेकिन कहाँ है इनमें वो पहले से दिलकशी। उस मोड़ से शुरू करें फिर ये जिंदगी। शायद ये वक्त हमसे कोई चाल चल गया, शायद ये वक्त हमसे कोई चाल चल गया। रिश्ता वफा का और ही रंगों में ढल गया। अश्कों की चांदनी से थी बेहतर वो धूप ही। उस मोड़ से शुरू करें फिर ये जिंदगी। उस मोड़ से शुरू करें फिर ये जिंदगी। नमस्कार दोस्तों। थैंक यू सो मच। अनिल जी के बारे में जितना बोलें, डॉक्टर साहब के बारे में जितना हम बोलें उतना कम है। ये हमारे जगजीत सिंह है। बहुत सुंदर इनकी आवाज़ है, बहुत सुंदर तरीके से ये गाते हैं और जितना हम इनको सुनते हैं, जब भी देखते हैं बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे दिल अजीज़ हमारे हैं, हमारे को बड़ा मतलब नाज है ये कि हम डॉक्टर साहब के पास में रहते हैं, इनके साथ में रहते हैं। हम डॉक्टर साहब से जब यहाँ नए नए आए थे तो एक दूसरे की मुलाकात नहीं, फिर मॉर्निंग वॉकिंग इवनिंग वॉकिंग दोनों करते हैं। हम भी करते थे। आपस में बोला कहाँ से रहते हो, बोला मैं सिविंग में रहता हूँ। क्या काम है, बोला कि मेडिकल लाइन में हूँ। बहुत अच्छी बात। फिर इनके जो डालते थे, जो भी गज़ल आती थी पंचोटी में, हर ग्रुप में डालते थे। जब भी हम आधा घंटा पौन घंटा शाम को सुबह जैसे टाइम मिलता हम इनको थम भी दिखाते थे, बोलो ये बहुत अच्छी है। फिर इनको एक दिन ऐसे कहा कि यार, बोला कि ना वकील साहब मेरे प्रोग्राम ITH होटल में हम गए थे, वहाँ पे जैसे राजेंद्र जी थे, हम गए वहाँ पे। वहाँ देखा तो मैं तो नॉर्मल आदमी समझता था कि मेडिकल लाइन में मेरे तो एडवोकेट है, मुझे तो कोई फर्क पड़ता भी नहीं है। तो लेकिन उनको वहाँ जाके देखा, फिर इनकी आवाज़ सुनी और जो इनकी वाई हुई वहाँ पे, बहुत अच्छे गायकार थे वहाँ पे, मैडम भी थी। तो वहाँ जाके देखा इनको, फिर इनकी जो बैकग्राउंड सुना कि ये मेडिकल लाइन में जाना ही नहीं चाहते थे। इनका जो नेचर है वो हमें बड़ा प्यारा लगा और इनकी जो गायकी है वो हम सुनते रहते। तो हमने एक बार पूछ ही लिया इनसे, एक जिज्ञासा होती है ना आदमी को कि भाई क्या है। तो हमने सबसे पहला सवाल किया, डॉक्टर साहब आप डॉक्टर किस चीज़ के? डॉक्टर तो हर एक तरह की, कोई PhD लेके डॉक्टर बनता है। तब उन्होंने अपना पूरा बैकग्राउंड बताया हमें कि ऐसा है। और मैं बोला ये आप पे गायकी? तो बोले मेरा शौक है, मैं गज़ल गायन करता हूँ। जगजीत सिंह साहब के जो ये फैन हैं और इनका जो पूरा नेचर हमने जाना है कि कैसे स्ट्रगल करके ऊपर आए हैं, उससे हमारे बच्चों को भी सीख मिलनी चाहिए। उनको भी हम बोलते हैं कि भाई इनके जैसे बनो। कैसे कि फौजी के परिवार से निकले हैं, कैसा इन्होंने डॉक्टरी को मैनेज किया है, कैसे अपने प्रोफेशन को इन्होंने संगीत को प्रोफेशन जो बनाया है वो किया है, उसके लिए हम बड़ी इनकी तारीफ करते हैं।